ऑटो इम्यूनिटी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी। इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी कैसे कहते हैं? ये एक ऐसा हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ये वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास इंजरी होती है। किसको इंजरी होती है? हमारे स्केलेटल मसल को। जब हमारे स्केलेटल मसल को इंजरी हो, किसकी वजह से? जब हमारे स्केलेटल मसल को इन्फ्लेमेशन हो तो उस कंडीशन का नाम इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी है। तो इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। इसकी फर्दर 3 डिसऑर्डर में हमने इन्हें डिवाइड किया है। उसका फर्स्ट डिसऑर्डर जो है उसका नाम है पॉली मायोस्टाइटिस। पोलीमायोस्टाइटिस किसे कहते हैं? नेक्स्ट जो है वो है डर्मेटोस्टाइटिस। थर्ड जो है उसका नाम है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी आती है, जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल को क्या हो जाता है, जिसमें हमारे स्केलेटल मसल को इंजरी हो जाती है। और स्केलेटल मसल को इंजरी होने के साथ या तो पॉलीमायोसाइटिस, डर्मेटोस्टाइटिस या इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस के ये सिमिलर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। हम आगे पढ़ेंगे जो चीज़ ज़रूरत है के मुताबिक है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, और जो नहीं है ज़रूरत उससे थोड़ा थोड़ा टच करते जाएंगे। इसी के साथ साथ अगली जो कंडीशन है उसका नाम है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस किसे कहते हैं? वेस्कुलाइटिस ये एक इन्फ्लेमेशन है वेसल्स की, या इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल की जो वॉल है इसकी इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? इसकी इन्फ्लेमेशन को हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं। मोस्टली हमारे पास ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को इफ़ेक्ट करता है। तो हर वो कंडीशन का नाम वेस्कुलाइटिस है जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल की वॉल को क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन G4 रिलेटेड डिजीजेस। ये कौन सी कंडीशन है? इम्यूनोग्लोबुलिन G4 रिलेटेड डिजीज हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास ये एक फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। अभी फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये फाइब्रस को इन्फ्लेमेशन कर देता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि टिश्यू की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। टिश्यू की क्या हो जाती है? टिश्यू की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है इन इम्यूनोग्लोबुलिन G4। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये इसकी इफ़ेक्ट करने के साथ ही ऑटो इम्यून जो इन्फेक्ट करने के साथ ही टिश्यू की इन्फ्लेट्रेशन हो जाती है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन में क्या आते हैं? लाइक बिलियरी ट्रीज, जो बाइल्स के जो डक्ट हैं उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। हमारे पास एंडोक्राइनोलॉजी में ऑर्गन आ रहे हैं। हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट कर सकता है। हमारे पास पेरी ऑर्बिटल टिश्यू को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लिम्फ नोड हो गए। तो इतने सारी चीज़ें जो इसकी वजह से इफ़ेक्टेड हैं। इस कंडीशन का नाम इम्यूनोग्लोबुलिन G4 डिजीज़ है। प्रोस्टेट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, तो ये सारे ऑर्गन इससे डैमेज होते हैं। आगे जो हमारे पास जो मेन टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। आप कोई भी चीज़ ट्रांसप्लांट करते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रांसप्लांटेशन का। कुछ भी चीज़ जब आप डोनर से लेके जाते हैं किसी रिसिपेंट को, डोनर से रिसिपेंट को कोई चीज़ जब आप डोनेट करते हैं, कोई भी ऑर्गन डोनेट करते हैं, वहाँ पर टिश्यू में मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की? HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की मैचिंग होना बहुत ज़रूरी। अगर ये मैचिंग सही नहीं है तो यहाँ पर डोनर और रिसिपेंट के दरमियान क्या होगा? ऑटो इम्यून
रिएक्शन होगा और टिश्यू की क्या हो जाएगी, टिश्यू जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, जो ग्राफ्ट हो रहा है, ग्राफ्टेड टिश्यू की रिजेक्शन हो जाएगी। अभी क्या होता है, कोई भी डोनर है वो रिसिपेंट में जा रहा है, कोई भी ऑर्गन डोनर से रिसिपेंट को आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर रिकग्निशन होती है, रिकग्निशन ऑफ ट्रांसप्लांट। जो ट्रांसप्लांट होना है जिस चीज़ को, उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी, रिकग्निशन होगी। किसके ज़रिए, वही कहानी है, पुरानी कहानियाँ डिस्कस हो रही है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की एलील की वजह से। अभी ग्राफ्टेड टिश्यू और रिसिपेंट के दरमियान ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है, इसकी क्या होगी, इसकी रिकग्निशन होगी, ये इसे रिकग्नाइज करेगा। अभी कुछ मैं आपको सिंपल 2 टर्म बताता हूँ। ग्राफ्ट एक्सचेंज, जब 2 सेम स्पीशी के दरमियान हो, जब 2 सेम स्पीशीज़ के दरमियान जब एक्सचेंज ऑफ ग्राफ्ट हो, उस कंडीशन का नाम क्या है, एलोग्राफ्ट है। हर उस ग्राफ्ट का नाम एलोग्राफ्ट है जो 2 सेम स्पीशी के दरमियान हो। लेकिन जब 2 सेम स्पीशी नहीं, 2 डिफरेंट स्पीशी के दरमियान हो, उस ग्राफ्ट का नाम क्या है, जीनोग्राफ्ट है। अब जीनोग्राफ्ट किससे, जब 2 डिफरेंट स्पीशी के दरमियान हो तो उसका नाम जीनोग्राफ्ट है, जब सेम स्पीशी के दरमियान हो तो उसका नाम एलोग्राफ्ट है। तो याद रहे कि हमारे पास रिसिपेंट, जहाँ पर जो डोनर से रिसिपेंट को आ रहा है, रिसिपेंट के टी सेल होते हैं और वो टी सेल के ऊपर अपने एंटीजन होते हैं। अब ये वाले एंटीजन जो हैं, ये आगे ट्रांसप्लांटेशन में सारा रोल कर रहे हैं। टी सेल की जो अपने टी सेल होते हैं, उसके एंटीजन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, जो ग्राफ्टेड टिश्यू आ रहा है उसके एंटीजन को। मीन्स एलो एंटीजन जो हैं, जो सेम स्पीशी के एंटीजन हैं, उनको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ, अगर वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, अगर वो सेम है, तो उसके साथ कोई रिएक्शन या ऑपोजिट इंटरेक्शन नहीं होगी। अगर वो सेम नहीं है तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ग्राफ्ट की रिजेक्शन हो जाएगी। अभी इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में बात करें तो मैकेनिज़्म की बात हो जाए तो यहाँ पर मैकेनिज़्म में इसका क्या आता है, मैकेनिज़्म में कुछ ये सिनारियो आता है कि यहाँ पर अगर हम इसी क्लासिफिकेशन करें तो ग्राफ्ट रिजेक्शन की, तो हमारे पास फर्स्ट आता है एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। नंबर फर्स्ट वन इज क्या, एक्यूट रिजेक्शन। नंबर सेकंड इज व्हाट, सेकंड जो है उसका नाम है क्रोनिक रिजेक्शन। और थर्ड वन जो है उसका नाम है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अभी एक्यूट रिजेक्शन कौन से सेल की वजह से होती है, हमारे पास CD4 हेल्पर टी सेल डिफरेंट साइटोकाइन सिक्रीट करके वो रिजेक्शन करते, कौन सी, एक्यूट। क्रोनिक टी सेल रिजेक्शन किसकी वजह से होती है, क्रोनिक टी सेल CD8 टी सेल, साइटोक्सिक टी सेल की वजह से डायरेक्ट रिजेक्शन होती है, इसका नाम क्रोनिक है। और हाइपर एक्यूट मैं बता चुका हूँ, उसमें क्या होता है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, इसके ग्राफ्टेड टिश्यू के एंडोथेलियल सेल को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे। तो यहाँ पर ये सिनारियो हाइपर एक्यूट में डायरेक्ट जा रहा है, क्या चीज़, एंटीबॉडी की अगर मैं बात बढ़ूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है ये डायरेक्ट चला जाता है और ये एक्टिव कर देता है किस चीज़ को, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कर देता है। और इसके साथ साथ ये हमारे पास क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिव कर देता है, ये हमारे पास और लाइसिस सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। तो ये सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं किसकी वजह से, IgM की वजह से, और वहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देगा, ये रिजेक्शन कर देगा। अभी क्रोनिक रिजेक्शन में आगे क्या होता है, एक्यूट रिजेक्शन जो है ये कैसे आगे परफॉर्म होता है, CD4 सेल, वही कहानी है CD4 सेल की कि CD4 सेल हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास साइटोकाइन सिक्रेट करेगा।
अभी वो साइटोकाइंस जो सीक्रेट हुए हैं वो सीधा जाके वेस्कुलर डैमेज कर देंगे, कोई भी ऑर्गन आ रहा है उसकी वेसल को डैमेज कर देंगे, एंडोथेलियल सेल को डैमेज कर देंगे, इन्फ्लेमेशन काज कर देंगे, जिसकी वजह से पूरा सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी उस कंडीशन का नाम है जिसमें हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, जिसमें मसल की इंजरी होती है, जिसे पॉलीमायोस्टाइटिस, डर्मेटोस्टाइटिस, इंक्लूजन बॉडी मायोस्टाइटिस आता है। वेस्कुलाइटिस किसे कहते हैं? वेस्कुलाइटिस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास वॉल और ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं, आर्टरी, आर्टियोल वेन, कैपिलरीज वगैरह आ जाती है। IgG4 रिलेटेड डिजीज फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास टिश्यू की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, किसकी वजह से? इस इम्यूनोग्लोबुलिन की वजह से। हमारे पास ऑर्गन क्या इफेक्ट होते हैं? बायलेटरी इफेक्ट होता है, सिलेवरी ग्लैंड, पेरिऑर्बिटल टिश्यू, किडनी, लंग्स एंड लिम्फ नोड। तो ये सारे ऑर्गन इसमें इफेक्ट। ट्रांसप्लांटेशन की अगर बात कीजिए, ट्रांसप्लांटेशन में हम डोनर से रिसिपेंट के दरमियान ट्रांसप्लांटेशन होती है। अगर ये नॉर्मल मैचिंग हो, इसमें ल्यूकोसाइट एंटीजन या MHC मैचिंग हो तो उसकी वजह से तो ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। अगर मैचिंग ना हो तो ऑटो इम्यून रिजेक्शन हो जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? ग्राफ्ट टिश्यू रिजेक्शन। और रिकग्निशन ऑफ ट्रांसप्लांट की बात बने तो हीमोल्यूकोसाइट अलील होते हैं और हीमोल्यूकोसाइट अलील जो है वो परफॉर्म करते हैं रिकग्निशन को। अगर वो मैचिंग है तो परफॉर्म होगा, अगर मैचिंग नहीं है तो परफॉर्म नहीं होगा। सेम टू सेम स्पीशी के दरमियान जब एक्सचेंज होता है उसका नाम एलोग्राफ्ट है, डिफरेंट स्पीशी के दरमियान होता है तो उसका नाम जीनोग्राफ्ट है। क्या होता है? रिसिपेंट टी सेल का एंटीजन क्या करता है? रिकग्नाइज करता है ग्राफ्टेड एंटीजन को। अगर वो सेम है तो रिएक्शन नहीं करेगा, अगर सेम नहीं है तो कौन कौन सी रिएक्शन करेगा? एक्यूट, क्रोनिक और हाइपर एक्यूट। एक्यूट में CD4 सेल डायरेक्ट साइटोकाइन सीक्रेट कर देगा। हाइपर एक्यूट CD8 सेल है, वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। हाइपर एक्यूट जो है, क्रोनिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में। हाइपर एक्यूट जो है एंटीबॉडी डायरेक्ट जाएगा टिश्यू के एंडोथेलियल सेल को डैमेज करेगा और इम्यूनोग्लोबुलिन IgM जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और क्लॉटिंग और लाइसिंग सिस्टम एक्टिवेट करके सफाया कर देगा। तो ये मतलब ये है कि हमारे पास एंटीबॉडी ने हर जगह पे तबाही मचाई हुई है, तो इसको हमने क्या करना है? इम्यूनो सप्रेसिव देने हैं जल्दी से जल्दी कि ताकि पेशेंट की ऑन द स्पॉट शॉक की वजह से डेथ ना हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने बताया है, ये आप नोट कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि क्रोनिक जो रिजेक्शन है ये कैसे होता है, क्रोनिक रिजेक्शन में क्या क्या होता है और ये प्रोग्रेसिव लॉस होता है इसमें। और आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हेमोपेटिक सिस्टम, वो कैसे होता है। और हेमेटोपोएटिक एंड लिम्फाइड सिस्टम के साथ साथ हमारे पास कुछ ट्रांसप्लांटेशन में जो कीमोथेरेपीज होते हैं वो आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।